नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सबके। सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी कर ली होगी सब प्यारे बच्चों ने। हम देखिए पिछली क्लासों में अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिक शुरुआत की थी, जिसमें हमने एक क्वेश्चन तो कर लिया है जो एग्ज़ाम में कंफर्म आने वाला है। 2 नंबर का भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है और 4 का भी आ सकता है। वो पूछने वाले पे डिपेंड करेगा, कोटि और घात, ऑर्डर एंड डिग्री। तो उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है जिन बच्चों ने पीछे अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया, वो पीछे वाली क्लासेस ज़रूर पढ़िए प्यारे बच्चों, जिससे कि यहाँ आगे भी समझ में आए, पूरी बुक में काम आने वाली चीज़ें, और एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन मिल गया आपको। तो मात्र 3-4 क्लास से एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन मिल गया आपको? एक क्वेश्चन। तो इस प्रकार लगातार जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए और आनंद लेते रहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अभी तक हमने सीखा कि अवकल समीकरण, ठीक है, कि कोटि और क्या सीखा हमने? घात, ऑर्डर एंड डिग्री सीखी प्यारे बच्चों। अब क्या सीखने वाले हम? अब हम सीखेंगे अवकल समीकरण का हल। हेडिंग लगाइए, अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण का हल, या इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण का हल, या इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हेडिंग लगाइए सभी मेरे प्यारे बच्चों, अवकल समीकरण का हल, या जिसको हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? किसी भी अवकल समीकरण, जैसे कोई भी अवकल समीकरण दिया हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है d2y/dx² इज इक्वल टू, मान लो कोई cos x लिखा हुआ है, ये भी अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्लस y इज इक्वल टू x लिखा हुआ है। अब ये जो अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही हैं आपको, इनका क्या आएगा? हल या सॉल्यूशन आएगा। इनका क्या मिलेगा हमें? हल या सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन का मतलब वैल्यू किसकी मिलेगी आपको? y की। अरे किसकी वैल्यू आएगी आपके पास? रिजल्ट किसका आएगा? y इज इक्वल टू, और किसके पदों में आएगा? x के पदों में, इन टर्म्स ऑफ x। x के पदों में इन टर्म्स ऑफ x वैल्यू किसकी मिलेगी हमें, या वैल्यू किसकी प्राप्त करेंगे? y की, ठीक है। तो ये हो गया d2y/dx² cos x। जब इसको सोल्व करेंगे, सबके सोल्व करने के अलग अलग मेथड हम सीखेंगे, रोजाना एक एक मेथड। y इज इक्वल टू आंसर आएगा, इसमें भी वैल्यू किसकी आएगी? y की। आश्रित चर या जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसकी वैल्यू आएगी। अब देखिए इसमें होता क्या है कि सॉल्यूशन किस प्रकार का आया। जब इसको सोल्व करेंगे तो y बराबर किस में आंसर आएगा? x में। कोई e⁻x प्लस कोई sin x, कोई भी आंसर आएगा इस तरीके से। लेकिन उसके साथ कोई कांस्टेंट आएगा c1, कोई c2, कईयों में c3, 3 कांस्टेंट आएंगे। अब अचर या कांस्टेंट कितने आएंगे ये किस पर निर्भर करता है, और कब अचर या कांस्टेंट हट जाएंगे उसके सॉल्यूशन या हल में से। तो इसलिए हल या सॉल्यूशन कितने प्रकार के मिलते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के मिलते हैं प्यारे बच्चों? 3 प्रकार के हल या सॉल्यूशन बेसिक हमें प्राप्त होते हैं। तो पहले सवाल सीखने से पहले ये तो सीखें कि सॉल्यूशन कौन सा तो निकालना है और सॉल्यूशन होते कितने हैं। उसके बाद हम इन सवालों को सोल्व करेंगे कि इसको सोल्व कैसे करते हैं और इसका आंसर कितना प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि सॉल्यूशन या हल तो निकालेंगे। किसका हल निकालेंगे? अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन या हल निकालेंगे। लेकिन जो सॉल्यूशन या जो हल हम निकालने जा रहे हैं, वो हल या सॉल्यूशन कौन सा है, किस प्रकार का है, एक क्वेश्चन में कौन सा हल पूछा है, तो वो पहले चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि ये सॉल्यूशन पूछे तब तो हमें ये करना है, जब ये सॉल्यूशन पूछे तब हमें यहाँ तक सॉल्व करना है। इसलिए पहले हल या सॉल्यूशन भी बेसिक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो देखिए, पहले उन की परिभाषाएं लिखिए जो हमेशा काम आने हैं। जब भी मैथ्स पढ़ेंगे या फिजिक्स में भी डेरिवेशन में हमें काम आने हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो सॉल्यूशन होता है इसको हम कहते हैं व्यापक हल। सॉल्यूशन कई सवालों में पूछेगा कि इसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए। क्या पूछेगा आपसे? व्यापक हल, या जिसको हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसको जनरल सॉल्यूशन। सवालों में आपसे पूछेगा व्यापक हल, या क्या पूछेगा? जनरल सॉल्यूशन। हेडिंग लगाइए, पहला व्यापक हल, या जिसको हम क्या कहते हैं? जनरल सॉल्यूशन। अब व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन कौन सा होता है? पहले डेफिनेशन लिखिए, फिर उदाहरण से समझाऊंगा, फिर परिभाषा अपने आप ही याद हो जाएगी, रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हल या सॉल्यूशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? व्यापक हल, या कौन सा है? जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, पहले डेफिनेशन लिखिए इसमें
किसी अवकल समीकरण के ऐसे हल जिनमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर विद्यमान हो तो ऐसे हलों को व्यापक हल कहते हैं। एनी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इंग्लिश में लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, एनी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन which consist arbitrary constants equal to the order of differential equation then these solutions are called general solution. लिख लिया प्यारे बच्चों सबने यहाँ तक? अब देखिए इसमें इस पूरी जो लिखा है इसका मतलब क्या है। जैसे एक उदाहरण लेके चलूँ मैं, उदाहरण हम जो लेके चले उसमें मान लो ये सवाल दिया हुआ d2y/dx², ठीक है, प्लस कोई y इज इक्वल टू, और मान लो बराबर में दे रखा आपको कोई भी जीरो दे रखा है, जीरो, ठीक है। आसान से आसान क्वेश्चन ले लिया हमने। ये क्या चीज़ है आपके पास? अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो अवकल समीकरण वो होता है जिसके अंदर x भी आए y भी आए। x और y का मतलब स्वतंत्र चर भी हो और आश्रित चर भी हो, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और अवकल गुणांक हो। इनको क्या कहते हैं? अवकल गुणांक के डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, तब जाके वो समीकरण इक्वेशन कौन सा बनता है? अवकल समीकरण। ये अवकल समीकरण है। अब जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे? सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो मैं अभी सिखाऊंगा, अभी नहीं बता रहा कि कैसे करना है। लेकिन जैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो रिजल्ट किसका आता है? y का। रिजल्ट किसका आता है प्यारे बच्चों? y का। जैसे आप y का रिजल्ट निकालोगे तो यहाँ जिसका जो रिजल्ट आएगा उसमें आएगा c1 cos x और प्लस आएगा आपके पास c2 sin x। मान लो ये रिजल्ट है, कोई भी आंसर आ गया इसका, c1 cos x प्लस कितना आया? c2 sin x। अब देखिए कौन सा सॉल्यूशन है? व्यापक। तो सबसे पहले कोई भी सवाल जब आप सोल्व करोगे तो उसका कौन सा हल मिलेगा? व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन की क्या खास बात है कि अवकल समीकरण की कोटि या ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर कितना, इसका कोटि कितनी है? 2। पिछली क्लासों में हम पढ़ चुके बहुत अच्छे से, ऑर्डर एंड डिग्री का एक एक सवाल हमने सोल्व कर लिया, ठीक है। तो इसकी ऑर्डर या कोटि कितनी है? 2। तो जब आप सोल्व करने के बाद देखोगे, जब अभी मेथड सिखा दूंगा मैं अगली क्लासों में, तो उसके अंदर कितने कांस्टेंट आएंगे? 1 और 2। यही तो कहा कि स्वेच्छ अचर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसकी कोटि के बराबर विद्यमान होंगे। तो ये जो सॉल्यूशन निकाला, ये वाला, ये आपने जो सॉल्यूशन या जो हल निकाला, ये कौन सा हल है इस सवाल का? अरे इस सवाल का कौन सा हल है? ये व्यापक हल, या ये कौन सा हल है मेरे प्यारे बच्चों? जनरल सॉल्यूशन। हमने क्या कहा कि कोई भी अवकल समीकरण है उसका व्यापक हल निकालना हो तो व्यापक हल की यही पहचान होती है कि जब उसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद उसके अंदर जितनी उसकी कोटि होगी उतने ही कांस्टेंट आएंगे। अगर कम या ज़्यादा कांस्टेंट आ गए इसका मतलब आपका रिजल्ट गलत है। तो परिभाषा रटने की ज़रूरत है क्या?
कि एक अवकल समीकरण के ऐसा हल या ऐसा सॉल्यूशन जिसमें उसकी कोटि या ऑर्डर के बराबर क्या विद्यमान हो, अचर या स्वैच्छिक अचर या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एग्जिस्ट करते हों या विद्यमान हों, तो उस सॉल्यूशन को हम कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं? व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। किसी के भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, अदरवाइज यस सर लिख के भेज दीजिए कि हाँ सर हम समझ चुके हैं। भाई सीधा सा कंसेप्ट है, कोई भी अवकल समीकरण और उसकी जितनी कोटि होती है, जब उसका सॉल्यूशन करेंगे जितनी कोटि या ऑर्डर होती है, अगर उतने ही कांस्टेंट आ रहे हैं तो वो सॉल्यूशन कौन सा कहलाता है? व्यापक हल या क्या कहते हैं उसको? जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, लिख लिया होगा सबने। ये तो है पहले टाइप का हल। तो 90% या 99% सवाल जितने भी इस बुक में पहले चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक हैं, उन सभी सवालों में कौन सा हल निकालना होगा? व्यापक हल को। एक दो सवाल हैं जिनमें अलग क्वेश्चन से आएंगे आपके पास, ठीक है। तो 99% सवालों में आपको कौन सा हल निकालना है? व्यापक हल। अगला पूछेगा कि हल कीजिए, तो भी व्यापक हल ही निकाल पाएंगे अपन, ठीक है। तो सवालों में हमेशा ध्यान रखना है पूरी बुक में कि जितनी कोटि उतने कांस्टेंट उसके आंसर में आ रहे हैं, नहीं आ रहे। अगर कम ज़्यादा आ रहे हैं इसका मतलब गड़बड़ है, इसका मतलब क्या है? गड़बड़ है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये तो किसकी बात हुई? व्यापक हल या किसकी बात हुई? जनरल सॉल्यूशन की बात हुई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लगाओ कि दूसरा हल कौन सा पूछ सकता है आपसे और उसको कैसे निकालेंगे। भी दूसरा सॉल्यूशन या हल कैसे पूछ सकता है और उसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो दूसरा लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम कहते हैं, सेकंड पॉइंट लगा लो, सेकंड पॉइंट लगा लीजिए, जिसको हम कहते हैं विशिष्ट हल। क्या कहते हैं इसको? विशिष्ट हल, या इसको कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट हल, या इसको हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हेडिंग लगा लो, फिर लिखते हैं और फिर वही उदाहरण एग्जाम्पल की तरह से समझा देंगे अपन। लिख लिया सबने? हेडिंग लगा ली? कौन सा हुआ आपके पास? सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाला कौन सा हल होता है? विशिष्ट हल, या इसको हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या होगा, पहले लिख लीजिए। किसी अवकल समीकरण, किसी अवकल समीकरण, किसी अवकल समीकरण में या किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित, किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में, किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में स्वैच्छ अचरों को, व्यापक हल में स्वैच्छ अचरों को, व्यापक हल में स्वैच्छ अचरों को, किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में स्वैच्छ अचरों को, स्वैच्छ अचरों को विशिष्ट मान या मान देने पर, किसी व्यापक हल के स्वैच्छ अचरों को मान देने पर या विशिष्ट मान देने पर, विशिष्ट मान देने पर प्राप्त हल, विशिष्ट मान देने पर प्राप्त हल विशिष्ट हल कहलाता है। विशिष्ट हल कहलाता है। विशिष्ट हल कहलाता है। अचरों को मान, या यहाँ लिख सकते हो विशिष्ट मान, कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। विशिष्ट मान देने पर प्राप्त हल विशिष्ट हल कहलाता है। इन द सॉल्यूशन, इन द जनरल सॉल्यूशन, इंग्लिश में लिखिए प्यारे बच्चों, इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, in the general solution of the differential equation, in the general solution of the differential equation, in the general solution of the differential equation, providing particular value, providing particular value, providing particular value to the arbitrary constants, providing particular value to the arbitrary constants, providing particular value to the arbitrary constants, then it is called particular solution, then it is called particular solution, then it is called particular solution, then it is called particular solution.
लिख लिया सबने इंग्लिश और हिंदी में। अब देखिए मतलब क्या, इसका उदाहरण एग्जाम्पल देखो। जैसे कोई भी सवाल ले लिया हमने, जैसे ये अवकल समीकरण d2y अपॉन कितना dx², ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू कितना 0। जैसे ही हमने इसको सोल्व किया, मान लो इसका सॉल्यूशन आया, पहले कौन सा सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, इसका व्यापक हल। अरे पहले कौन सा हल आता है, व्यापक हल, या आपके पास कौन सा हल या सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा, जिसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। कौन सा लिख रहा हूँ, व्यापक हल, या कौन सा सॉल्यूशन मिला, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए ये हो गया d2y अपॉन dx² प्लस y इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन अगर देखें तो ये हो गया व्यापक हल, या इसको हम क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का अभी पीछे बताया कि आंसर किसका आता है, y का। कितनी कोटि या ऑर्डर है, 2। तो कांस्टेंट आएंगे कोई 2, c1 cos x प्लस c2 sin x, ठीक है। ये अभी तक तो कौन सा हल है, व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन। वो हल या वो सॉल्यूशन जिसमें स्वेच्छ अचर या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नज़र आते हो आपको, तब तक तो उसका क्या कहलाएगा, व्यापक हल, या इसको क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है आपके पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हमने कौन सा हल लिखा, व्यापक हल। अब ये कैसे आया ये छोड़ो एक बार, आपको तो इतना ही समझना है कि व्यापक कौन सा है, विशिष्ट कब होगा। सॉल्यूशन जब निकालना सीखेंगे तो सीख जाएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो व्यापक हल का मतलब जितनी कोटि या ऑर्डर होगा उतने उसके आंसर में कांस्टेंट आने चाहिए। क्या आ रहा है इससे मतलब मत छोड़ो, ई की पावर भी आएगा, कुछ में साइन कोस भी आएगा, किसी में कांस्टेंट ही आएगा, सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो ये हो गया y इक्वल टू c1 cos x प्लस कितना हो गया c2 sin x। अभी तक तो कौन सा हल है, व्यापक हल। अब देखो यहाँ तक पहुँच गई परिभाषा में, एक एक शब्द का मीनिंग बताऊँगा भैया, कि जो भी लिखा हुआ एक एक वर्ड का मीनिंग है अपने पास। ऐसा नहीं कि इसको रट लो ये उदाहरण हो गया काम खत्म, नहीं भाई। देखो किसी अवकल समीकरण, ये रहा अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन, व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन, ये रहा जनरल सॉल्यूशन, के स्वेच्छ अचर, तो ये रहे इसके स्वेच्छ अचर c1 और c2 को विशिष्ट मान देने पर दे दो मान। अब सवाल में कंडीशन देगा, वहाँ लिखा रहेगा कि c1 इक्वल टू 1, c2 इक्वल टू कितना 0। कोई भी कंडीशन दे देगा, हर सवाल पर अलग अलग कंडीशन आएगी। यही तो कह रहा है कि स्वेच्छ अचर को विशिष्ट मान। तो ये स्वेच्छ अचर कौन थे, c1 और c2, और इनको क्या दे दिया, विशिष्ट मान या पर्टिकुलर वैल्यू दे दी। क्या दे दिया इनको, विशिष्ट मान, या क्या दे दिया, पर्टिकुलर वैल्यू। तो ये हो गया c1 इक्वल टू 1 और c2 इक्वल टू कितना हो गया 0। अगर ये वैल्यू अब इसमें रखें तो जो नया सॉल्यूशन आएगा y इज इक्वल टू c2 तो 0 हो गया, c1 कितना हो गया 1। तो ये आपके पास रिजल्ट कितना आ गया, cos x। तो ये जो सॉल्यूशन मिला, ये कौन सा सॉल्यूशन है आपके पास, ये कौन सा सॉल्यूशन है, विशिष्ट हल, या इसको हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। विशिष्ट हल, या इसको हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बात समझ में आई सबके। परिभाषा डेफिनेशन का एक एक मीनिंग क्लियर होना चाहिए। किसी अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन ये लो, इसका व्यापक हल, बोले जितनी ऑर्डर उतने कांस्टेंट, ये व्यापक हल हो गया। कैसे आया वो हम आगे सीखेंगे। उसके स्वेच्छ अचर c1 और c2 को बोले कोई मान देगा, तो मान लो उसने दे रखा है 1 और 0, तो मान जैसे ही रखेंगे तो ये नया आंसर आ गया आपके पास। और जो नया रिजल्ट आया वो कौन सा हल है, विशिष्ट हल, या कौन सा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। समझ लिया सबने। अब नोट कर लो इसको। तो हमने दो सॉल्यूशन सीखे अभी तक, व्यापक हल और कौन सा सीख लिया, विशिष्ट हल। यहाँ तक किसी की समस्या या डाउट? और अगर जब डाउट नहीं हो, एक चीज़ पूरी हो जाती है, क्वेश्चन पूरा हो गया, एक परिभाषा पूरी हो गई, तो यस सर कमेंट लिख के ज़रूर भेज दिया करो प्यारे बच्चों, जिससे कि मुझे मालूम चलता रहे कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ पढ़िएगा, रोज़ाना क्लास का शेड्यूल है अपना, उस शेड्यूल के साथ पढ़िए प्यारे बच्चों, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में भी, और एक रेगुलरिटी बनी रहेगी, एक रूटीन बना रहेगा। और एक रूटीन सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब अपन देखेंगे 2 क्लास 4 क्लास एक साथ पढ़ लेंगे, नहीं हो पाएगा भाई। आप देख लेना किसी दिन 3-4 क्लास अगर किसी की छूट रही होंगी तो वो एक बार खुद सोच के देख लो। मेरी बात सुन रहे हो, उन बच्चों में बहुत सारे बच्चों की क्लासेस छूट रही हैं, तो जिनकी 2-3 क्लास पीछे निकल गई, वो क्लास तो आपके पास है, पीछे देख लो, मिल जाएगी क्लास तो। लेकिन वो क्लास अब एक साथ आप पढ़ लो, आज की भी पढ़ लो और पीछे की 4 क्लास भी पढ़ लो। सोचो एक बार, नहीं पढ़ी जा रही तो जो छूट जाएगा वो छूट जाएगा। इसलिए एक रूटीन बनाओ, चाहे मैथ्स में हो, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, एक रूटीन बनाओ
और उसके साथ पढ़ो। एक तो इतनी बेहतरीन सुविधा दे रखी है हम लोगों ने आपको कि भाई इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना रखा आपके लिए, सारे सब्जेक्ट एक साथ मिल रहे हैं, कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं, वैसा ही फील आ रहा है जैसे हम आमने सामने कोचिंग्स में पढ़ते हैं ऑफलाइन मोड में, वही फीलिंग आ रही है सब बच्चों को। सारी चीज़ें वो की वही हैं, कंटिन्यू क्लासेज जो अपने चलती हैं, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री कंटिन्यू क्लासेज चली रही है आपके। तो पढ़ने का आनंद लीजिए बच्चों, इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, इतने प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध कराया है, ये सारी चीज़ें आप ही लोगों की है और आप ही लोगों के लिए हैं। जो भी हम आज हैं वो आप ही की बदौलत है और आप ही के प्यार से हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं प्यारे बच्चों। तो एक रेगुलरिटी बनाए रखो, कभी भी डीमोटिवेट मत होइए अपने आप से, परिस्थितियाँ सामान्य होती रहती हैं और पढ़ाई का दौर कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो अभी तक हमने कितने सॉल्यूशन सीखे? 2 सॉल्यूशन। एक तो सीख लिया विशिष्ट हल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और एक क्या सीख लिया हमने? व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन। व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा, तो 2 सॉल्यूशन सभी बच्चों के क्लियर हो गए होंगे। यही दोनों काम आने सबसे ज़्यादा बुक में, सबसे ज़्यादा तो काम आएगा व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन। तो व्यापक हल में तो देखो जितने कोटि का सवाल है, जितने ऑर्डर का क्वेश्चन दिया हुआ आपको, उतने ही उसके अंदर क्या आएंगे? स्वैच्छिक अचर या क्या मिलेंगे आपको? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। उसमें उतने ही क्या मिलेंगे आपको? स्वैच्छिक अचर या क्या मिलेंगे? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए तीसरा हेडिंग लगाइए, विचित्र हल। तीसरा पॉइंट लगाइए आप, जिसको हम कहते हैं विचित्र हल। विचित्र हल या हम क्या कहते हैं इसको? सिंगुलर सॉल्यूशन। विचित्र हल या इसको हम क्या कहते हैं? सिंगुलर सॉल्यूशन। विचित्र हल या इसको हम कहते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। विचित्र हल या क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? इसको सिंगुलर सॉल्यूशन। हेडिंग लगाइए सब, फिर वही डेफिनेशन लिखेंगे और उसी को समझेंगे फिर अपन। लिख लिया सबने? हेडिंग लगाई ली सबने? कौन सा है? थर्ड। विचित्र हल या किसकी बात कर रहा हूँ मैं? सिंगुलर सॉल्यूशन की, ठीक है। तो देखिए किसी अवकल समीकरण, किसी अवकल समीकरण, किसी अवकल समीकरण में, किसी अवकल समीकरण में, किसी अवकल समीकरण में, किसी अवकल समीकरण में या किसी अवकल समीकरण की व्यापक हल में उपस्थित, किसी अवकल समीकरण की व्यापक हल में उपस्थित, व्यापक हल में उपस्थित, किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वैच्छ, किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वैच्छ, स्वैच्छ अचरों, किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वैच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर, को विशिष्ट मान देने पर, विशिष्ट मान देने पर, विशिष्ट मान देने पर भी, किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वैच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर भी, देने पर भी हल प्राप्त नहीं हो, देने पर भी हल प्राप्त नहीं हो, तो उस हल को, तो उस हल को विचित्र हल कहते हैं। तो उस हल को विचित्र हल कहते हैं। एक बार नोट कर लो फिर बात करता हूँ। इंग्लिश में लिखिए ए सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन ऑफ, ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच, a solution of a differential equation, a solution of a differential equation which cannot obtain, which cannot obtain, which cannot obtain by providing particular values, by providing particular values to arbitrary constants,
by providing particular value to arbitrary constants, by providing particular value to the arbitrary constants of general solution, then this solution is called singular solution. 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 अब देखिए इसमें क्या कहा, अभी पीछे विशिष्ट हल पढ़ के आए थे हम। विशिष्ट हल में तो हम क्वेश्चन लेके चले, पहले कौन सा हल आता है, व्यापक हल। और व्यापक हल में डायरेक्ट ही वैल्यू आ गई थी और वैल्यू रखने से आंसर आ गया। अब कई सवालों में क्या है कि कंडीशन ही ऐसी बनती है कि ये वैल्यू रखने से रिजल्ट नहीं आता है। कंडीशन ऐसी बन जाती है, ये तो बिल्कुल बेसिक था इसलिए वैल्यू रखते ही आपके पास क्या आ गया, विशिष्ट हल। कुछ सवालों में कंडीशन ऐसी बन जाती है, ये रखें तो ये रिजल्ट आ रहा है, इस कंडीशन को काम में लें तो ये रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब कांस्टेंट को वैल्यू देने के बाद भी हल या सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होता है। देखो पहला जो हमने पढ़ा, कौन सा पढ़ा प्यारे बच्चों, व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन मैंने क्या बताया कि सीधा सा काम है, सवाल की कोटि देखनी है, फिर उसका आंसर देखो। ऑर्डर या जितनी कोटि है उतने ही उसमें क्या आएंगे, कांस्टेंट या स्वैच्छिक अचर आएंगे आपके पास। ठीक है, फिर अगला जो हमने पढ़ा विशिष्ट हल, क्या पढ़ा हमने, विशिष्ट हल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमने पढ़ा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में मैंने क्या कहा कि जो आपके पास व्यापक हल है, जो आपके पास जनरल सॉल्यूशन है, उस जनरल सॉल्यूशन में अगर आप कांस्टेंट की जगह सवाल में कंडीशन मिलेगी, जैसे C1 और C2 की कोई वैल्यू देगा और वो वैल्यू आपको उसमें पुट करके सोल्व करके आंसर आ जाएगा, तो वो उसमें से कांस्टेंट गायब हो जाएंगे। वैल्यू रख दी तो कांस्टेंट हट गए, कांस्टेंट गायब होने के बाद कौन सा हल आ जाएगा, विशिष्ट हल। अब कुछ सवालों में ऐसा क्या होगा कि वो वैल्यू रखने के बाद भी आपके पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। वो कंडीशन जो देगा इसमें तो आसान थी, अब जैसे सवाल आगे करेंगे तो वहाँ आते रहेंगे बीच में कि विचित्र हल या सिंगुलर सॉल्यूशन पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे समझ लेंगे उस चीज़ को। अगर कांस्टेंट को वैल्यू भी दें तो भी आपके पास सॉल्यूशन या हल प्राप्त नहीं हो, कंडीशन ही ऐसी बन जाए, तो उन सॉल्यूशन या उन हल को क्या कहते हैं, विचित्र। नाम से ही विचित्र है कि वैल्यू देने के बाद भी हल नहीं आ रहा। अरे वैल्यू प्रोवाइड करवाने के बाद भी, कांस्टेंट को विशिष्ट मान देने के पर भी हल या सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हो, तो वो हल कौन सा कहलाता है, विचित्र हल, या कौन सा कहलाता है, सिंगुलर सॉल्यूशन। बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन उदाहरण अभी मैं लिखूंगा तो उदाहरण फिर आपके अभी समझ नहीं आएंगे। अभी इतना मालूम होना चाहिए कि विचित्र हल होता क्या है। विचित्र हल वो होता है कि अगर किसी के व्यापक हल में अगर कांस्टेंट को मान भी दें तो भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होता है, तो उस स्थिति में वो हल कौन सा कहलाता है, विचित्र हल, या उसको क्या कहते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। उस स्थिति में उस हल को हम क्या कहते हैं, विचित्र हल, या क्या कहते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो ये पढ़े हमने अवकल समीकरण के हल कि कौन कौन से हल होते हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं। अब अगर ये नाम ही मालूम नहीं हो और सवाल में पूछे कि विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, इसका सवाल में पूछे व्यापक हल, तो मालूम ही नहीं चलेगा कौन सी चीज़ है। तो बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, जिससे कि जब भी हम पढ़ें तो हमारे कोई भी समस्या नहीं हो, कोई भी समस्या नहीं हो। अब देखिए हम जो बात कर रहे हैं, हमने यहाँ किसकी बात करी, अवकल समीकरण का हल। तो अभी तो हलों के नाम ही मालूम किए कि कौन कौन से हल होते हैं अपने पास जो अपने काम आएंगे। एक तो हमने कौन सा पढ़ा, व्यापक हल, या कौन सा पढ़ के आए, जनरल सॉल्यूशन। व्यापक हल या जिसको हम क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन। व्यापक हल या इसको हम क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद दूसरा पढ़ा विशिष्ट हल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। विशिष्ट हल या जिसको हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन डेफिनेशन सबके क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर भी, अरे हाँ या ना बोलो, यस सर। इसके बाद में तीसरा हम पढ़ते हैं विचित्र हल, या जिसको हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, नहीं वो सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ तक सब बच्चे पढ़ लिया होगा कि व्यापक हल, विशिष्ट हल और किसकी बात हो गई, विचित्र हल की। ठीक है, अब निकाल, अभी तक तो नाम ही सीखे। अब ये सवाल दिया हुआ है, इसको सोल्व कैसे करना है, ये सवाल दिया हुआ है, इसको सोल्व कैसे करना है।
तो सोल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, सोल्व करने के क्या है, बहुत सारे मेथड हैं। तो डेली की एक एक एक्सरसाइज भी आपकी बुक में एक मेथड की एक एक्सरसाइज है, एक मेथड की कितनी एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज है। तो रोज़ाना एक मेथड लेंगे, उसके सवाल करेंगे। व्यापक हल ही पूछेगा उसमें, ये तो बेसिक चीज़ें मैंने बता दी कि व्यापक हल क्या होता है, विशिष्ट हल, विचित्र हल। कुछ जगह छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम में, वहाँ ये छोटे क्वेश्चंस जिनके आते हैं पेपर में, उनके ये परिभाषाएं पूछता है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना इस चीज़ को। अपने तो बड़े कई भी अपने यहाँ बड़े सवाल आते हैं, कुछ जगह छोटे क्वेश्चन आते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, सबके अलग अलग हैं। तो इसलिए जहाँ छोटे क्वेश्चन आते हैं वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट परिभाषाएँ हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों ये परिभाषाएं याद होनी चाहिए और वैसे मालूम भी होना चाहिए। अब सवाल में कहेगा व्यापक हल ज्ञात कीजिए, विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। विशिष्ट हल में कंडीशन लिखी हुई होगी कि ये वैल्यू रखनी है तो रख देंगे, एक लाइन का ही तो डिफरेंस आएगा। तो इसलिए ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हल कैसे निकालने, मन में प्रश्न आ रहा है कि सर ने तो लिख दिया, सवाल लिखा, ऐसे ही कोई सॉल्यूशन लिख दिया उसका। रोज़ाना एक एक मेथड हम पढ़ेंगे। क्या 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 करेंगे, एक एक मेथड पढ़ेंगे हम रोज़ाना। और रोज़ाना एक एक मेथड पढ़ने से हमारे पास एक एक चीज़ की प्रैक्टिस होती रहेगी। और फिर लास्ट में ये भी बताऊंगा कि एग्ज़ाम में ये कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगेगा। बच्चे पढ़ तो लेते हैं, पढ़ाने वाले भी पढ़ा देते हैं, पढ़ने वाले भी आप लोग पढ़ लेते हो। पहला मेथड पढ़ लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, जितने 6-7 मेथड है सारे पढ़ लिए। अब मैं पहला मेथड पढ़ा रहा हूँ तो सारे क्वेश्चन पहले से हो रहे हैं, जब मैं दूसरा पढ़ाऊँगा तो सभी दूसरे से ही होंगे। अब पढ़ तो लिए सारे हमने, लास्ट में हो गए 7 मेथड, प्रैक्टिस भी कर ली। अब एग्ज़ाम में आएगा 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आने। अब 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, अब ये पता याद थोड़ी करके जाओगे कि प्रश्न ये तीसरे मेथड का क्वेश्चन है, तीसरी एक्सरसाइज में चौथा प्रश्न है, प्रश्न रट के थोड़ी जाओगे। तो पता चलना चाहिए कि इस क्वेश्चन में कौन कौन से मेथड लग सकते हैं या कौन से तरीके से इस क्वेश्चन का हल या सॉल्यूशन आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों मिस मत करना क्लासेस, बिल्कुल भी सारी क्लासेस कंटिन्यू हैं। एक पढ़िए चीज़ को और एक समझिए, चाहे मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो, एक दिमाग में इमेज चलाइए। अब जैसे 3 परिभाषाएं पढ़ी, जो आंख बंद कर करके रटेगा वो तो भूल जाएगा, और जो ये सीधी सी बात रट लेगा कि जब हल करते हैं जितने ऑर्डर है उतने ही कांस्टेंट आएंगे तो वो व्यापक हल। अगर कांस्टेंट को मान दे देंगे तो क्या होगा, विशिष्ट हल। और अगर मान देने पे भी उत्तर नहीं आ रहा है, हल या सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो वो कौन सा हल कहलाता है, विचित्र हल। फिर लिख दो अपनी भाषा में, भाषा तो लिख ही सकते हैं अपन कि किसी अवकल समीकरण के कोटि के बराबर। लेकिन ध्यान कैसे रखनी है, चीज़ों को इमेज कैसे सेट रखनी है, जो भी बात बताता हूँ, जो भी डेफिनेशन बताऊँ, उसकी इमेज कैसे सेट रखनी है आपको मन में या दिमाग में, इस तरीके से आपको इमेज सेट रखनी है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। सब बच्चों के साथ शेयर करते रहिएगा, बताते रहिए बच्चों को, जिससे सभी पढ़ाई का आनंद ले सकें बच्चों। धन्यवाद सबको, थैंक यू।